गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले ऑडियो में हमने शिक्षण की चरण अवस्थाएं पढ़ी थी, शिक्षण की टीचिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, सिद्धांत ऑफ टीचिंग। आज के वीडियो में हम कक्षा में अनुदेशन की व्यूह रचना, तो व्यूह रचना क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा अनुदेशन व्यूह रचनाएं। कक्षा अनुदेशन व्यूह रचनाएं। तो कक्ष में अनुदेशन की व्यूह रचनाएं, यानी व्यूह रचना का अर्थ क्या होता है कि क्लास में जाने से पूर्व शिक्षक के द्वारा जो पाठ योजना तैयार की जाती है, तो उस पाठ योजना को व्यूह रचना कहते हैं। यानी किस प्रकार से किसी भी कार्य की योजना बनाने को व्यूह रचना कहा जाता है। तो ऐसे ही अनुदेशन क्या होता है, शिक्षण क्या होता है। तो देखो, शिक्षण और अनुदेशन दो चीज होती है। तो शिक्षण के अंतर्गत ही क्या होता है, अनुदेशन होता है। जैसे मान लो कि ये शिक्षण है, यह है अनुदेशन। और अनुदेशन किसके अंतर्गत आता है, शिक्षण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, शिक्षण। तो यानी शिक्षण का रूप व्यापक है और अनुदेशन का रूप कैसा है, सूक्ष्म है। यानी शिक्षण के अंतर्गत क्या आता है, अनुदेशन आता है। तो यहाँ जो शिक्षण है वह शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर है कि शिक्षण में बालक के सभी पक्षों का विकास किया जाता है, जैसे कि क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक। लेकिन अनुदेशन में छात्र के केवल एक ही पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। वो पक्ष कौन सा है, संज्ञानात्मक पक्ष। तो अनुदेशन में केवल बालक के संज्ञानात्मक पक्ष पर ही ध्यान दिया जाता है। और शिक्षण को छात्र शिक्षा क्लास में और क्लास के बाहर से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनुदेशन केवल शिक्षा क्लास में ही किया जाता है। शिक्षण के दौरान ही अनुदेशन की प्राप्ति होती है। तो जो ये अनुदेशन है वह औपचारिक होता है और शिक्षण अनौपचारिक होता है। कैसा होता है, अनौपचारिक। कैसा होता है, शिक्षण अनौपचारिक और अनुदेशन औपचारिक होता है। औपचारिक होता है। तो अनुदेशन कैसा होता है, औपचारिक होता है। तो अनुदेशन जब करवाया जाता है तो अनुदेशन के अंतर्गत केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान दिया जाता है, यानी पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना इसका लक्ष्य होता है। तो अनुदेशन का लक्ष्य क्या होता है, पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना किसका लक्ष्य होता है, अनुदेशन का लक्ष्य होता है। तो अनुदेशन का लक्ष्य क्या होता है, पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना। यानी इसमें छात्रों के विकास पर, सर्वांगीण विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना ही अनुदेशन का लक्ष्य होता है। तो जो अनुदेशन की प्रक्रिया है वो केवल क्लास में ही संपन्न की जा सकती है, क्लास के बाहर ये संपन्न नहीं की जा सकती है। तो शिक्षण के अंतर्गत अनुदेशन होता है। शिक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है। कैसा होता है, व्यापक। और अनुदेशन कैसा होता है, संकुचित या संकीर्ण। कैसा होता है, संकीर्ण होता है। अनुदेशन संकीर्ण होता है। तो जो अनुदेशन है वह अनुदेशन औपचारिक होता है और शिक्षण अनौपचारिक होता है। शिक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है और अनुदेशन का क्षेत्र संकीर्ण होता है। अनुदेशन में केवल छात्र के संज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है और शिक्षण में तीनों ही पक्षों का विकास किया जाता है। अनुदेशन का उद्देश्य लक्ष्य होता है पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना, यानी पाठ्यक्रम को पूर्ण करवा के और छात्र को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये अनुदेशन का उद्देश्य या लक्ष्य होता है। तो यहाँ जो अनुदेशन है, तो अनुदेशन में केवल अब कहते हैं कि अनुदेशन मशीनों के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति हुई है तो अनुदेशन के लिए कई मशीन भी तैयार की गई है। जैसे कि अभिक्रमित अनुदेशन है। क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन। तो अनुदेशन को हम छात्र कहीं से भी प्राप्त कर सकता है।
अनुदेशन को छात्र कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, जैसे कि नंबर पहला है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन। दूसरा है रेडियो। तीसरा है इसमें टेलीविजन आदि के द्वारा छात्र अनुदेशन को प्राप्त कर सकता है। यानी इसमें किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन शिक्षण के दौरान शिक्षण की ही आवश्यकता होती है। लेकिन अनुदेशन में टीचर का छात्र पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है अनुदेशन के दौरान, जबकि वो क्लास में अनुदेशन कर रहा होता है तब उसमें प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव दिखाई देता है छात्रों के ऊपर। और अनुदेशन का अर्थ यहाँ पर क्या लगाया गया है? अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना, या फिर अनुदेशन का अर्थ। तो अनुदेशन का अर्थ क्या है? सूचना देना या फिर आज्ञा देना। तो अनुदेशन का अर्थ क्या है? सूचना देना या फिर आज्ञा देना। तो यहाँ सूचना किस बात की दी जाती है? सूचना दी जाती है कि एक शिक्षक क्लास में छात्र को अपनी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान की सूचना देता है, जिसे कि अनुदेशन कहा जाता है। तो टीचर के द्वारा क्लास में अनुदेशन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो एक टीचर अपनी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करता है, तो जिसे कि हम क्या कहते हैं? अनुदेशन कहते हैं। तो अनुदेशन के अंतर्गत अनुदेशन में केवल छात्र के पाठ्यक्रम पर ध्यान दिया जाता है, छात्र पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो अनुदेशन है उसका उद्देश्य होता है कि छात्र के पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना और उसे परीक्षा के लिए तैयार करना। जब छात्र परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है तो अनुदेशन का लक्ष्य वो हमें प्राप्त हो जाता है, जबकि शिक्षण में ऐसा नहीं है, क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत छात्र के तीनों ही पक्षों का विकास किया जाता है। तो तीनों पक्षों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पहला है जो संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है क्रियात्मक पक्ष और तीसरा इसमें आता है वो है भावात्मक पक्ष। तो शिक्षण के अंतर्गत इन तीनों ही पक्षों का विकास किया जाता है, जबकि केवल अनुदेशन में किसका किया जाता है? संज्ञानात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये अनुदेशन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में छात्र के सिलेबस को पूर्ण करने पर ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया के 3 प्रारूप होते हैं। अब वो 3 प्रारूप कौन कौन से हैं? पहला है प्रशिक्षण मनोविज्ञान, यह अनुदेशन के रूप। तो पहला है प्रशिक्षण मनोविज्ञान, दूसरा है पृष्ठपोषण मनोविज्ञान और तीसरा इसमें आता है वो है प्रणाली विश्लेषण। तो पहला है प्रशिक्षण मनोविज्ञान। तो प्रशिक्षण मनोविज्ञान में यह बताया जाता है कि जो ज्ञान है, विषय वस्तु से संबंधित जो ज्ञान है, उसको छात्रों तक कितने प्रभावशाली ढंग से पहुंचाया जा सके। तो वह कार्य विश्लेषण पर बल देता है। तो कार्य विश्लेषण पर बल कौन देता है? प्रशिक्षण मनोविज्ञान। किस पर बल देता है? कार्य विश्लेषण पर। कार्य विश्लेषण पर इसमें बल दिया जाता है, किसमें? प्रशिक्षण मनोविज्ञान में। दूसरा आता है पृष्ठपोषण मनोविज्ञान। तो पृष्ठपोषण मनोविज्ञान में क्या है कि छात्र के द्वारा जो भी सीखा गया है, उस सीखे गए ज्ञान को किस प्रकार से पुष्ट किया जाए, यानी उसमें किस प्रकार से दृढ़ता लाई जाए, उसमें किस प्रकार से स्थायित्व लाई जाए। तो इसके लिए इसमें पृष्ठपोषण के अंतर्गत पुनर्बलन पर ध्यान दिया जाता है। इस पर ध्यान दिया जाता है
पुनर्वलन, इसमें पुनर्वलन पर ध्यान दिया जाता है पृष्ठ पोषण मनोविज्ञान के अंतर्गत। तीसरा आता है इनमें प्रणाली विश्लेषण। अब प्रणाली विश्लेषण क्या होता है कि प्रणाली विश्लेषण में जो शैक्षिक व्यवस्था है, क्या शैक्षिक व्यवस्था, तो शैक्षिक व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है और छात्र के कक्षा में तैयारी पर, यानी कक्षा तैयारी पर इसमें ध्यान दिया जाता है, जो कि प्रणाली विश्लेषण के अंतर्गत आता है। यानी कि आर्थिक रूप से किस प्रकार से शैक्षिक व्यवस्था को तैयार किया जा सके, इसमें अर्थ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किस पर? अर्थ पर। तो ये जो अनुदेशन है, तो अनुदेशन के 3 रूप होते हैं, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, पृष्ठपोषण मनोविज्ञान और प्रणाली विश्लेषण। तो प्रशिक्षण मनोविज्ञान में कार्य विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि टीचर का ये लक्ष्य होता है कि जो ज्ञान है विषय वस्तु से संबंधित, उस ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से छात्रों को किस प्रकार से संप्रेषित किया जा सके, तो उसमें कार्य विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा है पृष्ठपोषण मनोविज्ञान। तो पृष्ठपोषण मनोविज्ञान का अर्थ है कि छात्रों ने जो भी ज्ञान सीखा है, वो ज्ञान किस प्रकार से उसको पुष्ट किया जाए, किस प्रकार से उसको दृढ़ किया जाए, उसमें स्थायित्व लाया जाए, तो इसके लिए पुनर्वलन पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा है प्रणाली विश्लेषण। इस प्रणाली विश्लेषण में आर्थिक रूप से शैक्षिक व्यवस्था को किस प्रकार से तैयार किया जाए या कक्षा में किस प्रकार से तैयारी की जाए, तो यहाँ अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार से अनुदेशन के ये 3 रूप बताए गए हैं। अगला है इसमें अनुदेशन की प्रक्रिया। अनुदेशन की प्रक्रिया, तो अनुदेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुदेशन की प्रक्रिया, तो अनुदेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत 2 चीजों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें 2 पॉइंट आते हैं। पहला है प्रारंभिक व्यवहार, और दूसरा आता है इसमें अंतिम व्यवहार। अब प्रारंभिक व्यवहार क्या होता है और अंतिम व्यवहार क्या होता है? तो ये जो प्रारंभिक व्यवहार होता है, ये टीचर क्लास में जाने से पूर्व जो तैयारी करता है, और तैयारी करने के बाद जब वो प्रस्तुतिकरण करता है, तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करने से पूर्व छात्रों को पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास करता है, जिसे कि प्रारंभिक व्यवहार के नाम से जाना जाता है। पूर्व ज्ञान को जानने के बाद वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है और अपनी विषय वस्तु को पूर्ण करता है, जो प्रारंभिक व्यवहार के अंतर्गत आती है। अगला आता है इसमें अंतिम व्यवहार। तो अंतिम व्यवहार का अर्थ होता है कि छात्रों ने कितना सीखा है, तो उसे सीखे गए ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए वह उसकी उपलब्धि का पता लगाना चाहता है। जब पाठ समाप्त हो जाता है तो छात्र ने कितना प्राप्त किया, कितना सीखा, तो अंतिम व्यवहार के रूप में, जिसे कि हम मूल्यांकन कहते हैं, क्या कहा जाता है? मूल्यांकन। तो उस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र के अंतिम व्यवहार का, उसकी उपलब्धि का पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार से अनुदेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।